जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में हमने जस्ट देखा था कि पंचायतों की क्या कार्य होती है, जिला जनपद ग्राम पंचायत के क्या कृत्य होते हैं। उसी संबंध में हम आज वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हमने उससे पहले धारा 55 तक कर लिया था, आज धारा 56 देखने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक था कि पंचायतों के कृत्य और शक्तियाँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या शक्ति है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की अगली शक्ति है सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें करने पर। ठीक है, सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थलों पर रुकावट करने पर यदि कोई पंचायत की नाली पर दीवार बाड़ा या अन्य चीज़ बनाकर रुकावट करे, सार्वजनिक सड़क स्थल पर अपना कमरा छज्जा बनाया। ठीक है, उसके बाद सरकारी स्थल पर अतिक्रमण करे तो 10,000 का दंड होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझ लीजिए। जैसे ये एक गांव की गली है, ठीक है, आप उस गांव के निवासी हैं। आपने क्या किया, जहाँ से नाली बही है उसी में आपने अपना कुछ बाड़ा बना दिया या बाथरूम बना दिया, है ना। कोई सार्वजनिक स्थल में जाकर ज़बरदस्ती आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो इस प्रकार के लिए आपको इसको अतिक्रमण की श्रेणी में लाया जाएगा और इसे पंचायत के पास अधिकार होगा, उसकी शक्ति होगी कि आपको 1,000 तक का दंड देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कितना दंड देना है, तो इतना लंबा चौड़ा आपको लिख के नहीं देगा, वो इस संबंध में कुछ बातें लिख देगा और उसकी दंड का पूछेगा, तो दंड होगा 1,000 रुपये। उसी प्रकार धारा 57 में लिखे हैं कि मार्गों का नामकरण। जैसे ये बहुत अच्छा चीज़ है। यदि आप गांव के निवासी हैं, यदि आपके पास बहुत सारे गलियां हैं, तो अगर पंचायत चाहे तो प्रत्येक गली का नामकरण कर सकती है। इसके लिए शासन ने उनको शक्ति दिया गया है कि ग्राम पंचायत ही गांव के मार्गों का, सड़कों का नामकरण कर सकती है। साथ ही जो भवन बने रहते हैं सरकारी, उनका नामकरण और उनको क्रमांक भी दे सकती है। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है इस अभी तक जो पढ़े उसमें, कि ग्राम पंचायत गांवों की जितने भी मार्ग हैं उसको नामकरण कर सकती है किसी भी महापुरुष के नाम पे, या जो उनको अच्छा लगे, इस प्रकार वो मार्गों का नाम दे सकती है लिखित में। ठीक है, अब देखते हैं धारा 59 सड़कों का घुमाव देना, मोड़ देना, चालू या बंद रखना, ये आपकी जनपद पंचायत की शक्ति होती है। ठीक है, जो भी गांव की ओर सड़क जा रहा है या फिर गांव की जो सड़क है उसको कैसे घुमाव करना है, कहां से बंद करना है, क्या करना है, ये शक्ति आपकी जनपद पंचायत की है। ये इस पार्ट को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, लेकिन व्यापम आज जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे से कुछ नहीं लगता कि वो कब क्या पूछ देगा। इसलिए हमारे पास अभी वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत समय है, तो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे ताकि हमसे एक नंबर भी ना छूटे। नेक्स्ट है धारा नंबर 60। ठीक है, जब कोई जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों का अतिक्रमण करता है ना, जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम या निहित भूमियों का अतिक्रमण करता है तो उसको 10,000 दंड दिया जाता है। हमने ग्राम पंचायत के भी केस में देखा था, यदि ग्राम पंचायत के सड़कों पर कोई अतिक्रमण करता है, अपना घर बनाता है, बाथरूम बनाता है, नाली बनाता है, जो भी करता है, उसको 10,000 तक 1,000 तक का दंड दिया जा सकता है। और यहाँ जनपद के केस में भी 1,000 है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है कि किस प्रकार पंचायत की क्या क्या शक्तियाँ थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं अध्याय 14 का। इसके पहले हमने अध्याय 6 देखा है, लेकिन हमको देखना था अध्याय 7। लेकिन इसके बाद का जो अध्याय है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन धारा 14 इम्पोर्टेंट है। इसको पहले पढ़ाने का मेरा एक और उद्देश्य है कि जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा अध्याय 14, तो मैं अभी तक जितना भी पढ़े हैं पंचायती राज में उस सब का MCQs लाने वाला हूँ, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, है ना। विगत वर्षों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, मैं उसी को लाऊंगा। व्यापम और CGPSC के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का MCQs मैं लाने वाला हूँ इस अध्याय के बाद, इसलिए इस अध्याय को पढ़ाना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, ये है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए कुछ विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं। अभी तक हमने तो जितने भी पंचायत के उपबंध पढ़े हैं वो सारा नियम तो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा ही होगा, साथ में जो
अतिरिक्त नियम बनाए गए हैं शासन की ओर से, वो भी उन क्षेत्रों में लागू होगा। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक। देखिए यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायतें की विशिष्टता उपबंध पढ़ रहे हैं वो लागू होगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि इससे पहले हमने जो नियम पढ़ा था वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा, वो भी होगा। ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये भी अलग से उनको लागू कराना है। तो पहले परिभाषा में देखते हैं ग्राम क्या होता है। ठीक है, पहले भी हमने ग्राम पढ़ा है कि कोई एक जो समूह है घर के या फिर कोई ग्राम है, उसको राज्यपाल के द्वारा एक अधिसूचना निकालकर ग्राम के रूप में माना जाता है। तो उसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों के छोटे गांव, समूह, मोहल्ला, देखिए पहले हम क्या देखते थे, एक बड़ा गांव था, बड़ा गांव था, मतलब बड़ा ही एकदम बड़ा नहीं, एक सिंपल ही गांव था, उसको हम एक ग्राम पंचायत मानते थे, एक ग्राम मानते थे। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। छोटे छोटे गांव जहां से 5 से 6 समूह रहते हैं या एक मोहल्ला को भी ग्राम की संज्ञा दी जा सकती है, उसको परिभाषित किया जा सकता है। तो यही एक अंतर है कि जैसे हम गांव देखते थे तो सामान्य क्षेत्र में गांव इनसे थोड़ा बड़ा होता था, उसमें 20, 30, 40 घर या 50-60 घर होते थे। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। यदि वहाँ के लोग यदि मांग करें कि हमारे मोहल्ला को ही ग्राम का दर्जा दिया जाए, तो उस मोहल्ले को भी ग्राम का दर्जा दिया जा सकता है उनकी मांग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब इस क्षेत्र में एक ही ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। पहले हमने क्या देखा था सामान्य क्षेत्र में कि एक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में एक ही ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का निर्माण किया जा सकता है। एक एक मोहल्ला को बनाया जा सकता है ग्राम सभा, एक एक समूह को बनाया जा सकता है, ऐसा है। अब इसको बनाना कैसे है, तो उनकी परंपरा के हिसाब से, जैसे एक गांव है अनुसूचित क्षेत्र, वहाँ अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं। तो उसी प्रकार उनकी जैसे रीति रिवाज है, उनकी जैसी रूढ़ी है, नियम कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए शासन उसको एकजुट लाने के लिए एक मोहल्ला को या फिर 10-20 घरों को एक ग्राम सभा के रूप में निर्माण कर सकती है। अब देखते हैं इसका सम्मेलन कैसा होता है। सम्मेलन हमने पहले सामान्य क्षेत्रों में भी देखा है। तो ग्राम सभा सम्मेलन कुल संख्या का 1/3, जितना भी ग्राम सभा वहाँ के लोग होंगे उसमें से 1/3, और उस 1/3 का 1/3 महिला होना चाहिए। ठीक है, यदि हम कुछ ग्राम सभा में 100 संख्या मान लें तो इसका 1/3 होता है 33। अब इसका 1/3 महिला होना चाहिए, मतलब ये 11 महिला होना अनिवार्य है 100 में, उससे कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब अध्यक्षता कौन करेगा। पहले क्या देखते थे हम सामान्य में कि वहाँ का जो सरपंच है, यदि सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और यदि उप सरपंच भी नहीं है तो ग्राम सभा के जो लोग रहते हैं वो लोग किसी आपस में चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ ऐसा नहीं है। अध्यक्षता सभा के अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही करेगा। देखिए उस गांव में अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति भी हो सकता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति हर बार वहाँ की अध्यक्षता करेगा, और उसमें से आपस में लोग चुन लेंगे वहाँ जो उपस्थित रहेगा उसको। और जो अध्यक्ष रहेगा ना, वो पंचायत के पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, ना तो पंच होगा, ना सरपंच होगा, ना उप सरपंच होगा, उसको पंचायत से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को वो लोग चुनाव करेंगे। ठीक है, अब ग्राम सभा की शक्ति क्या है, तो पहले हमने जो सामान्य स्थिति में शक्ति पढ़ा था, पावर जो पढ़े थे, वो शक्ति तो उनके पास रहेगा ही, साथ में उनके लिए कुछ अतिरिक्त शक्ति दिया गया है, वो है स्थानीय परंपराओं से ही विवाद को निपटाया जाए। मतलब वहाँ के लोग जो स्थानीय परंपरा के हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं और किस प्रकार वो लोग अपना समस्या सुलझाते हैं, उसको उसी तरह से उनको समस्या को निपटारा किया जाना ग्राम सभा का कार्य है। ठीक है, रूढ़िगत परंपरा को बचाए रखना, उनकी जो परंपरा है, जैसा पहनावा है, जैसा खाना है, पीना है, रहना है, उसकी परंपरा को बचा के रखना ताकि वो विलुप्त ना हो, इसलिए विशेष पिछड़ी जाति की घोषणा की गई है। दूसरी बात, ये लोग भोले भाले होते हैं, इनको बाहरी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इनको पता नहीं होता है, इसलिए वहीं के लोग ही इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी परंपराओं को बनाए रखते हैं।
आगे देखिए, ये है यहाँ पे अगला है अगला कार्य था ग्राम के प्राकृतिक स्रोतों की देखभाल करना। उस गांव के जो भी नदी नाले तालाब हैं झरने हैं उनकी देख रेख करना ग्राम सभा का कार्य है। गांव बाजार मेले का रख रखाव करना, जनजाति योजनाओं को संरक्षित करना। शासन के द्वारा जो जनजाति योजनाएं चलाई जाएंगी उसको देख रेख करना इनका ग्राम सभा का काम है। अब आरक्षण देखिए, आरक्षण हमने पहले भी देखा था और मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बताया था। उस आरक्षण से ये आरक्षण थोड़ा भिन्न है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण किया जाता है। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण किया जाता है। अब ये आरक्षण का अनुपात क्या होगा, तो उसकी जनसंख्या जितना निवास करती है उस संबंध में उसकी ये अनुपात होगा। कुल सीट का आधा आरक्षण होगा। देखिए, हमने वहाँ क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा था कि जनसंख्या के अनुपात में उनको सीट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और बात कही गई है कि कुल सीट का कम से कम आधा आरक्षित होनी चाहिए। कुल सीट का कम से कम आधा आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। सरपंच और उसके लिए एक और आपको मेन बात जाननी होगी कि उस क्षेत्र में सरपंच और अध्यक्ष, सरपंच आपकी ग्राम पंचायत के मामले में, अध्यक्ष जिला जनपद के मामले में हमेशा अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षण होगा, ठीक है। हमेशा अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षण होगा। इस क्षेत्र में यदि कोई जनपद में किसी उसी जाति का नहीं है, मतलब उस गांव से यदि कोई जनपद या उस क्षेत्र से जनपद प्रतिनिधि यदि उस जाति का नहीं चुना गया तो शासन उसी जाति के व्यक्ति को नामांकित करेगी जनपद स्तर में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। देखिए, इधर जो मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन हैं, यहीं से क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये क्या होगा। इन जो नाम नामांकित आएगी उनकी सीट जो रहेगी वो 10% रहेगी। कुल सीट का 10% को ही नाम नामांकित किया जाएगा। इसका कहना ये है कि ये एक जनपद क्षेत्र है ना, और ये अनुसूचित जाति है। यदि इस जनपद में इस संबंधित ग्राम पंचायतों से या फिर इस क्षेत्र से कोई एसटी व्यक्ति यहाँ तक प्रतिनिधित्व करने के लिए जनपद स्तर में जनपद सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है तो होगा कि शासन जो है वैसे ऐसा होना उतना ज़्यादा सही, उतना ज़्यादा वो होता नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हो जाए कि वहाँ उस कास्ट के लोग यदि चुन कर नहीं जाएंगे तो जो शासन है उस जाति के लिए, उस जाति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ व्यक्तियों का नाम विनिर्दिष्ट करेगी जनपद पंचायत के लिए। और वो कितनी सीट होगी, कुल सीट का 10%। कुल सीट यदि एक जनपद पंचायत में 20 सीट है तो इसका 10% है ना, इसका 10% कितना होगा, 2। तो 2 लोग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ ओबीसी के लिए भी आरक्षण दिया जाता है। वो कैसा होता है, यदि सीट 3/4 नहीं भरा है, यदि 3/4 सीट आरक्षित नहीं हुआ है तो ओबीसी को उतना ही सीट दिया जाएगा जितना 3/4 भरना बाकी है। क्या बोले, समझ नहीं आया। देखिए, पहले तो हमने यहाँ कहा है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। ये तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितना यदि 20 सीट है ना, यदि उस ग्राम पंचायत में 20 सीट है वार्ड पंच के लिए तो 20 सीट में से 10 तो आपका ST SC से आना ही है, ठीक है। अब इस 20 सीट का 3/4 कितना होता है, तो 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, ठीक है। 3/4 ना, इस 20 का 3/4 तो 4 कम 4, 4 पंचे 20 और 5 दिया 15, तो ये हो गया। मतलब 20 में से 15 सीट आपका भरना ही चाहिए, 15 सीट आपका भरना ही चाहिए। लेकिन हमने मान लिया कि आपका 15 सीट नहीं भरा, केवल 12 ही सीट ST SC से भरा। पहले तो 50 होगा और कुछ लोग और आ गए तो उसको आरक्षित कितना करना है, अधिकतम 3/4 करना है। और 3/4 का मान है 15, तो 15 में 3 कम पड़ रहा है तो इस 3 को OBC से लिया जा सकता है। स्पेशल ऐसा OBC के लिए कोई छूट नहीं है कि कितना देना है, लेकिन जितना 3/4 में कम पड़ रहा है पूरा करने के लिए, यदि ST SC का चुनाव हो गया है उसके बाद अगर 3/4 के लिए कुछ
सीटें कम पड़ रही हैं तो उस स्थिति में ओबीसी को दिया जाएगा। आगे देखते हैं। और इनका और एक अलग से और कार्य रहेगा, ऐसा कृत्य जो जनपद, ग्राम, जिला पंचायत को भी सौंप सकते हैं। ऐसा काम जो जनपद, ग्राम या जिला पंचायत को सौंप सकती है शासन के द्वारा, वो भी कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।